आज की जो हमारी ट्रेनिंग है, रॉयल एजुकेशन मतलब एक्स्ट्रा एजुकेशन, एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड एक्स्ट्रा सर्विस। आप सभी लोगों को हर मामले में एक्स्ट्रा सर्विस, एक्स्ट्रा सपोर्ट और एजुकेशन के मामले में भी हर फिजिकल, डिजिटल जो भी हमसे बन पड़े, हम वो सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी नॉलेज, अच्छी एजुकेशन मिलेगा तो आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दें कि भाई मैं कोई फाइनेंशियल मतलब सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूँ। जो कुछ भी मैं साझा कर रहा हूँ मेरी व्यक्तिगत सोच, मेरी व्यक्तिगत समझ और मेरे खुद के रिसर्च पे आधारित है। निवेश करने से पहले हमेशा अच्छी तरह से जान लें, अपने जोखिम पर ही निवेश करें। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत। ठीक है? आप लोग देखते हैं साल में हर बार हर साल फाइनेंशियल बजट बनता है। फाइनेंशियल बजट मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग ही तो होती है ना। तो वैसे ही हम अपनी लाइफ में, हम अपने जीवन में कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे इसके ऊपर हमको बात करना है। ठीक है? इसके ऊपर थोड़ा समझना है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा क्या है कि अमीर वह नहीं है जो बहुत कमाता है। समझिए बात को, अमीर वह नहीं है जो बहुत कमाता है, बल्कि वह है जो अपनी कमाई को बढ़ाना मतलब बचाना और बढ़ाना जानता है। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? एक बार थंब्स दिखा सकते हैं, हार्ट का साइन दे सकते हैं कि हाँ सर बात सही है। क्योंकि ये जो लाइन है बहुत इसमें बहुत बड़ा रहस्य मतलब बहुत गहरी बातें छिपी हुई है। आप लोग ध्यान से समझिए। मतलब बहुत कमा के आप अमीर नहीं बन सकते। ठीक है? बल्कि आप अपनी कमाई को बचा के और बढ़ाना अगर जानते हैं, बचाना और बढ़ाना जानते हैं, तो आप अमीर बन सकते हैं, बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो अब कैसे हमको बचाना और बढ़ाना है इसके ऊपर हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए कमाई जो भी है, अगर उसको बचाना और बढ़ाना आपको नहीं आता है, तो जितना भी कमा लो, वो बराबर हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर आप कम भी कमा रहे हो लेकिन बढ़ाना और बचाना जानते हो, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो, बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो बात करते हैं कि कैसे बढ़ाना है या कैसे बचाना है और कैसे बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी आपकी जो न जो चीज़ें आपने बचाई, जितना भी फंड आपने बचाया, सपोज़ आपने 1 लाख का आपका मंथली इनकम है और आपने उसमें से 20 से 30 हज़ार रुपए बचाया। अब उस 20-30 हज़ार को सिर्फ़ बचाने से क्या बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसको कहीं अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी वो बढ़ेगा, ठीक है? तो हमको इन्वेस्टमेंट ऐसे भी नहीं कि कहीं भी इन्वेस्ट हमने कर दिया और ऑटोमेटिक वो बढ़ गया, ऐसा नहीं। तो उसके लिए हमको सोच समझ के सही डायरेक्शन में, सही जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छे से बढ़ेगा। अदरवाइज़ जो बचाने की जगह, बढ़ने की जगह उल्टे घर पे मतलब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है? तो सबसे पहले इस पे इन्वेस्टमेंट में देख लेते हैं रियल एस्टेट और इसके कुछ-कुछ दी गई है कि भाई कैसे-कैसे होता है, कितना रिटर्न मिलता है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, एक लमसम अमाउंट कितना चाहिए और मार्केट स्टेबिलिटी क्या है। तो हर चीज़ों को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कौन-कौन सी चीज़ पे मतलब किस-किस लेवल का सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो पहले देखते हैं रियल एस्टेट को। रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट, एक लमसम अमाउंट की अगर बात करें, तो 10 से 15 लाख रुपए लगेंगे। मतलब 2-4 लाख रुपए में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो आपको 10 से 15 लाख रुपए लगेंगे। एवरेज अगर रिटर्न की बात करें, तो 10 से 12% है। टाइम ड्यूरेशन 20 से 30 साल लगेंगे। उसको एक अच्छा अमाउंट, एक बढ़िया अमाउंट या बढ़िया रिटर्न देने लायक बनने में। ठीक है? क्योंकि आज खरीदे कल बेचोगे तो नहीं बिकेगा। तो या बिकेगा तो भी बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा और बहुत प्रॉफ़िट आपको नहीं दिखेगा। मार्केट स्टेबिलिटी वेरी हाई मतलब बहुत अच्छा है। मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वो नुकसान देगा या लो जाएगा या डाउन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा हाई है और हमेशा हाई रहेगा। उसके बाद गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड में 1 से 2 लाख के अमाउंट से भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर रिटर्न की बात करें तो 9 से 11% है। जो कि टाइम ड्यूरेशन देखें तो 20 से 30 साल, मार्केट स्टेबिलिटी यहाँ भी हाई है। मतलब रियल एस्टेट से थोड़ा जी मैडम, हेलो, ओके, कोई ना, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।
तो मार्केट स्टेबिलिटी की जो हम बात कर रहे थे वो हाई है, ठीक है, मतलब अच्छा है। उसके बाद म्यूचुअल फंड, ईटीएफ वगैरह, जो बैंक से म्यूचुअल फंड या बड़े-बड़े जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसमें म्यूचुअल फंड होते हैं। तो उसपे क्या होता है कि स्टैंडर्ड अमाउंट वो भी ठीक है, 1 से 2 लाख के आसपास का ही है। रिटर्न देखें तो गोल्ड और रियल एस्टेट से थोड़ा अच्छा है, लगभग 12 से 15% का रिटर्न है। यहाँ पे भी टाइम ड्यूरेशन देखें तो 15 से 25 साल लगेंगे। और मार्केट स्टेबिलिटी की बात करें तो लगभग बराबर, मतलब बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो नहीं, मतलब एक बराबर बोल सकते हैं जिसको। उसके बाद बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी का में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टैंडर्ड अमाउंट यहाँ मिनिमम मिनिमम अमाउंट 10 से 20,000, मात्र 10 से 20,000 मिनिमम। और रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे ये जो 2-3 चीज़ें आपने देखी उन सबसे बहुत ज़्यादा रिटर्न है। हाईएस्ट रिटर्न बोल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न है। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 3 से 5 साल, मतलब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगना है। और मार्केट स्टेबिलिटी की बात करें तो ये लो है यहाँ पे, ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते कि मार्केट एकदम हाई है, बहुत अच्छा है, मॉडरेट है, लेकिन मार्केट यहाँ पे मार्केट स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे लो है, ठीक है? लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर आप वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये 3-4 चीज़ें हैं, रियल एस्टेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, 4 अलग-अलग चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपना पैसा जो बचा हुआ है उसको इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। ठीक है? तो उसपे हम बात करते हैं थोड़ा-सा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट आप लोग जानते हैं, गोल्ड पे आपने किया हुआ होगा, म्यूचुअल फंड पे भी किया हुआ होगा, लेकिन उन सब का जो रिटर्न है बहुत कम है, ठीक है? हाँ, मार्केट स्टेबल है, लेकिन रिटर्न क्या है बहुत कम है। लेकिन वहीं पे क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, तो रिटर्न बहुत ज़्यादा है और रिटर्न बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग इसके बारे में ज़्यादा सोच-विचार नहीं करते हैं और सीधे घुस जाते हैं। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में अच्छे और मतलब क्वालिटी डिसाइड नहीं कर पाते, क्वालिटी पे मतलब बात नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते और सस्ता है करके हम लोग घुस जाते। तो वैसे ही यहाँ पे रिटर्न हाई देख के लोग बस, ठीक है? मतलब लालच में आके हम लोग क्या करते हैं, एंट्री कर जाते हैं और सही गलत की पहचान नहीं कर पाते। क्योंकि मार्केट में देखो कोई भी चीज़ आता है तो अपने साथ-साथ सही के साथ-साथ गलत चीज़ें भी आती हैं और सही से पहले लोग गलत को पहले पकड़ते हैं और क्या करते हैं कि उसमें घुस के फिर नुकसान कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको हम आगे समझेंगे कि सही गलत में कैसे पहचान करें, कौन सही है, कौन गलत है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, ताकि कल को आपको सही जगह पे इन्वेस्ट करके सही चीज़ें मिले और लंबे समय तक मिले और आप अच्छा पैसा बना पाओ, ठीक है? नीचे कुछ लिखा हुआ है, मैं ध्यान से आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? 2009 से पहले हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ सेंट्रलाइज़ सिस्टम होते थे। 2009 से पहले की बात बता रहा हूँ कि उससे पहले हमारे पास सिर्फ सेंट्रलाइज़ सिस्टम होते थे, जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, ठीक है? स्टॉक मार्केट, यही सारी चीज़ें पहले हुआ करती थी। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप सभी को पता है कि ब्लॉकचेन क्या है? हर ट्रेनिंग में हम एक स्पेसिफिक इसके ऊपर बताते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर है, ठीक है? ने एक नया रास्ता दिखाया है, यह डिसेंट्रलाइज़ ना सिर्फ सिक्योर, देखो डिजिटल रजिस्टर के साथ-साथ ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा। डिसेंट्रलाइज़ तो है ही, तो ये सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी ना, मतलब केवल सिक्योरिटी नहीं, बल्कि आज की तारीख में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक बन चुका है। मतलब एक्चुअल में इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे डाटा हैं, ब्लॉकचेन आया क्यों था? क्योंकि डाटा में बहुत गड़बड़ियाँ होती थी। तो सिर्फ डाटा में गड़बड़ी को रोकने के लिए नहीं, मतलब पहले तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि डाटा में जो गड़बड़ी हो रहा है उसको हम रोकें। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा रजिस्टर, एक ऐसा डाटा सेविंग का मेथड बनाएँ, जिसमें डाटा कहीं लीक ना हो, कहीं गड़बड़ ना हो। लेकिन उसके साथ-साथ आज ये दुनिया का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बन चुका है। ठीक है? तो इसीलिए हमको इसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आज आप लोगों को ये चीज़ें बोरिंग लगती होगी, बोरियत एकदम, अरे सर वही-वही चीज़ें तो है, वही ब्लॉकचेन, वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो बता रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझोगे तो कल को बहुत नुकसान, बहुत पीछे रह जाएँगे। तो इसीलिए आपको ये सेंट्रलाइज़, डिसेंट्रलाइज़्ड, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट,
ये सारी चीज़ों को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझते हैं कि सही गलत कैसे पहचान करें। तो आगे देखो, क्रिप्टो में सट्टेबाज़ी वर्सेस ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो क्रिप्टो में ये 3 चीज़ें हैं, तो आपको तीनों चीज़ों में से फ़र्क समझ में आना चाहिए, चीज़ों को समझने अगर समझ में नहीं आएगा कि कौन-सा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, देखो, आप पैसे को बचा रहे हो, तो फिर इन्वेस्टमेंट के नाम से आप हमने तो ब इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया ना, लेकिन क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है और सट्टेबाज़ी है, तीनों में हम फ़र्क नहीं समझ पाते हैं और हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट में ना जाके सट्टेबाज़ी में चले जाते हैं या ट्रेडिंग में चले जाते हैं, ठीक है? और उसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? तो हम लोगों को क्या करना है कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की पहचान कैसे करें? सही क्रिप्टो की पहचान कैसे करें? इसके ऊपर थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या करते हैं लोग, सट्टेबाज़ी में घुस जाते हैं, ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और अपना पैसा 2-4 महीने, 5 महीने में नुकसान करा लेते हैं। तो ये आए दिन हो रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, आपके आस-पास ये चीज़ें हो भी रही होंगी। तो आज इन चीज़ों को, ये जो पैरामीटर मैं बताने वाला हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है। ओके, सो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेडिंग क्या है और सट्टेबाज़ी क्या है, इसके ऊपर हम बात कर पाएँगे। तो थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ मतलब इसके पैरामीटर दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम इनको समझ सकते हैं। सबसे पहला उद्देश्य, अगर इसके उद्देश्य की बात करें, तो जल्दी, जैसे सट्टेबाज़ी का उद्देश्य है, ट्रेडिंग का उद्देश्य है, इन्वेस्टमेंट सबका उद्देश्य दिया गया है। तो पहले मैं सट्टेबाज़ी के ऊपर बात कर लेता हूँ। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? आप लोग एक बार थंब दिखा के या फिर अपना इंप्रेशन देके बता सकते हैं। ओके, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट तो हमको करना है, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं कि सट्टेबाज़ी पे जा रहे हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे कुछ-कुछ पैरामीटर दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सट्टेबाज़ी, सबसे पहले सट्टेबाज़ी देखते हैं, समझना पड़ेगा ना, देखो चीज़ें सब सेम लगेंगी आपको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे तीनों जगहों पे इन्वेस्टमेंट होगा, तीनों जगह पे रिटर्न मिलेंगे, लेकिन हम लोग को ये थोड़ा अपने आप में समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम लोगों को जाना किधर है, ठीक है? तो पहले इसका उद्देश्य, इसके सारी चीज़ों को समझेंगे तो आप ऑटोमेटिक इस पे डिफरेंस समझ पाएँगे और तब जाके आप सही जगहों पे एंटर कर पाएँगे। तो सबसे पहले उद्देश्य देख लेते हैं। जो सट्टेबाज़ी है, उसका जो उद्देश्य होता है ना, जल्दी और बड़ा मुनाफ़ा, जल्दी बड़ा मुनाफ़ा, और अब उद्देश्य ये है कि जल्दी में बड़ा मुनाफ़ा चाहिए। समय अवधि की बात करें तो ठीक है, समय अवधि की बात करें तो मिनटों में, कुछ दिनों तक, कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों के लिए ही होता है। आधार, इसका जो आधार है वो अफ़वाह, माने फोमो, गेस, भई सिर्फ़ लोग गर्दा उड़ाते हैं नहीं बोलते हैं, हवा में ही बात करते हैं, अफ़वाहों में बात करते हैं। अरे उसने इतने दिन में इतना कमा लिया, इतना लगाया, इतने दिन में इतना हो गया, अभी नहीं करोगे तो बाद में आपको नहीं मिलेगा ये, पछताओगे। ऐसा मतलब एकदम मन, लोगों के मन को उनके क्या करते हैं वो लोग, एकदम फोमो क्रिएट कर देते हैं कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब अभी नहीं किए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे एकदम अफ़वाह के आधार पे आप लोगों को, ठीक है? आधार कुछ नहीं होता, सिर्फ़ अफ़वाहें होती है, और रिस्क की बात करें तो बहुत हाई रहता है। स्किल की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब कुछ करना, आना-जाना कोई मतलब नहीं, आप डाल दो, कल निकाल लो,
2 महीने बाद इतना से इतना हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। दूसरा डिसीजन इमोशनल आधार पे आपको डिसीजन लेवाएँगे कि भई इतना करोगे इतना हो जाएगा, घर परिवार ऐसा हो जाएगा, ये गाड़ी आ जाएँगी, बंगले आ जाएँगे, दुनिया भर के। उसके बाद लेवरेज की बात करें तो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रॉफिट की बात करें तो जैकपॉट, जैसे अचानक प्रॉफिट, एकदम किस्मत खुल गया टाइप का। लॉस की संभावना बहुत अधिक रहती है, ठीक है? क्योंकि ये सट्टेबाज़ी है तो लॉस भी बहुत अधिक होगा। माइंडसेट जल्दी अमीर बनना, मतलब ये लोग माइंडसेट ही ये दे देते हैं कि आप आ जाए 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने में अमीर बन जाओगे। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मीम कॉइन हो गया, ये सिर्फ़ क्या करते हैं हाइप देकर खरीदवाते हैं, हाइप देकर। मतलब एकदम आपको ऐसे ब बता देंगे कि अभी नहीं खरीदोगे तो बहुत बड़ा नुकसान करा लोगे, ठीक है? तो ये होता है सट्टेबाज़ी, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन सिर्फ़ इतने को समझ के आप सट्टेबाज़ी को नहीं पहचान पाओगे कि ये एक्चुअल में सट्टेबाज़ी है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग को भी, इन्वेस्टमेंट को भी। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में देखते हैं, यहाँ जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्राइस मूवमेंट की से नियमित प्रॉफ़िट, प्राइस के अकॉर्डिंग नियमित प्रॉफ़िट बनाना ये उनका उद्देश्य है। समय अवधि मिनट, घंटे, दिन या कुछ हफ़्ते। आधार क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस प्लस रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या होता है, यहाँ पे भी हाई होता है। स्किल की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होगी ट्रेडिंग में, ठीक है? डिसीज़न क्या होगा, रूल और स्ट्रेटेजी के आधार पर। लेवरेज कभी-कभी इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रॉफ़िट कब कंसिस्टेंट छोटे-छोटे प्रॉफ़िट बनते हैं। लॉस की संभावना नियंत्रित की जा सकती है। लॉस की संभावना नियंत्रित की जा सकती है। माइंडसेट, डिसिप्लिन, इनकम। उदाहरण के लिए बिटकॉइन, इथेरियम का चार्ट देखकर बाय सेल करना, ये ट्रेडिंग होता है। अब एक्चुअल प्योर जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है, लंबे समय में वेल्थ बनाना, लंबे समय में, ये नहीं कि 2 महीना, 4 महीना में, लंबे समय में बड़ा पैसा बनाना। समय अवधि कई महीने से कई साल, ठीक है? कई महीने से कई साल। आधार क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस प्लस एडॉप्शन। फंडामेंटल एनालिसिस प्लस एडॉप्शन के आधार पर यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं। और रिस्क की बात करें तो अपेक्षाकृत कम, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आए हो तो लंबे समय में आपको बहुत कम, रिस्क ना के बराबर रह जाता है। स्किल की ज़रूरत आपको चाहिए, स्किल तो बहुत ज़्यादा नहीं बट चाहिए, स्किल चाहिए आपको। डिसीज़न यहाँ पे रिसर्च और पेशेंस के आधार पर। लेवरेज ना के बराबर। प्रॉफ़िट की उम्मीद कंपाउंडिंग से बड़ा रिटर्न। आप यहाँ पे प्राइस से या मूवमेंट से आपको बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडिंग से बड़ा रिटर्न मिलता है। लॉस की संभावना, शॉर्ट टर्म में लॉस दिख सकता है कि लॉन्ग टर्म में इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट की संभावना है। माइंडसेट की बात करें तो धीरे-धीरे बड़ा पैसा बनाना। उदाहरण के लिए बिटकॉइन, इथेरियम या मजबूत प्रोजेक्ट को 5 से 10 साल होल्ड करना। कोई भी आप टोकन कॉइन को होल्ड करके 3 से 5 साल, 10 साल में तक होल्ड करते हैं तो आप अच्छा और बड़ा पैसा बना सकते हैं, ठीक है? एक एक लाइन में अगर बात करें तो सट्टेबाज़ी मतलब किस्मत, लक, चमक गया तो चमक गया, नहीं तो गया। ट्रेडिंग में क्या होगा कि स्किल प्लस डिसिप्लिन दोनों चीज़ें चाहिए। अच्छा स्किल भी चाहिए, एकदम डिसिप्लिन वे में आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तब जाके प्रॉफ़िट बना पाओगे। इन्वेस्टमेंट में रिसर्च, पेशेंस प्लस कंपाउंडिंग। आपने रिसर्च कर लिया, आप इन्वेस्ट कर दिया, आप पेशेंस रखिए और ऑटोमेटिक वो कंपाउंड हो के आपको अच्छा रिटर्न देते जाएगा। तो अब ये तीनों चीज़ें समझने के बाद अब आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर करिए, ना कि सट्टेबाज़ी और ट्रेडिंग। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग और सट्टेबाज़ी वाले भी आएँगे तो आपको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। तो आपने शुरू में देखा कि भाई इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट में भी कई सारी चीज़ें हैं। तो अब ये दोनों ट्रेडिंग, सट्टेबाज़ी में ना जाके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में अगर आप जाते हो, तब जाके आप अच्छा पैसा बना पाओगे। अदरवाइज़ आप अपना पैसा डुबो लोगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो की आज की स्थिति को देखें तो आज की जो स्थिति है, इससे पहले ट्रेनिंग में हमने डाटा भी दिखाया था कि आज जो हमारी इंडियन मार्केट है, मतलब अगले 10 साल का डाटा निकाला गया, गूगल से निकाला गया। तो देखा गया था कि जो हमारी इंडियन जो बैंकिंग फाइनेंशियल जो इकोसिस्टम है, वो लगभग 2 गुना तेज़ी से भी आगे नहीं बढ़ रही है। जबकि क्रिप्टो की जो इंडस्ट्री है, जो डिजिटल इंडस्ट्री है हमारी, लगभग 3 से 4 गुना तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये गूगल का रिपोर्ट कहता है।
हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है? तो और आज की स्थिति भी हम लोग देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन। अब क्रिप्टो केवल व्यक्तिगत निवेश नहीं है, बल्कि संस्थागत बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, ये लोग भी उम, मतलब इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी ये लोग कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम फाइनेंस, बिटकॉइन और इथेरियम ईटीएफ के माध्यम से आम निवेशकों के लिए सुरक्षा और भरोसा बढ़ा है। आज देखिए, जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये इतने पॉपुलर हो चुके हैं, इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं कि लोगों का मतलब भरोसा बढ़ गया है इसके ऊपर। पेंशन एंड एंडोमेंट फंड, दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और पेंशन फंड अब लॉन्ग टर्म रिटर्न में निवेश कर रहे हैं। मतलब अब बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं, ये लोग भी इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड, कई देशों के सरकारी फंड अब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए डिजिटल एसेट अपना रहे हैं। मतलब जो बड़े-बड़े सरकारी सरकारी फंड है ना, वो भी मतलब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए डिजिटल एसेट अपना रहे हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में देखो, डिजिटल चीज़ें डिजिटल हो रही है। आज गवर्नमेंट डिजिटल डिजिटल चिल्ला रही है, बोल रही है हर जगह पे डिजिटल इंडिया, लेकिन क्या हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक्चुअल डिजिटल इसको एडॉप्ट करने से होगा, और ना चाहते हुए भी इसको धीरे-धीरे एडॉप्ट कर रही है। द ब्राइट फ्यूचर, आने वाला भविष्य क्या है? टोकनाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। आज रियल एस्टेट से लेके स्टॉक तक सब कुछ ब्लॉकचेन पे आने वाला है। इस चीज़ को आप लिख लो, आज धीरे-धीरे चीज़ें आ रही है, मतलब टोकनाइजेशन आएगा, ब्लॉकचेन पे ही सारी चीज़ें आएँगी। क्योंकि आज देखो, हर जगह पे करप्शन होता है, गड़बड़ होता है, तो डाटा का ही होता है। तो आने वाले टाइम में जब सारी चीज़ें देखो, आज ब्लॉकचेन में अगर कोई चीज़ डल गया, तो आपको भी पता है कि कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता। जब चीज़ें छेड़छाड़ नहीं होंगी, जब डाटा का गड़बड़ी नहीं हो सकता, एडिट नहीं हो सकता, हैक नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता, तो भई वहाँ पे चीज़ें सुरक्षित होने लगेंगी, ठीक है? तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये बहुत तेज़ी से फिर बढ़ेगा। ग्लोबल पेमेंट, स्टेबल कॉइन के ज़रिए बिना किसी बैंक के देश में कि दुनिया भर में तुरंत पैसा भेजना संभव हो रहा है। आज आपको बाहर पैसा भेजना है बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम के द्वारा, तो तो मैं बता रहा था कि आज हम लोग जब पैसा भेजते हैं, तो बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है, ज़्यादा बड़ा पैसा भेजना है तो बहुत सारे चार्जेस, बहुत ज़्यादा टाइम, सारी चीज़ें लगती है। लेकिन आज वही अगर स्टेबल कॉइन के ज़रिए हम लोग पेमेंट करते हैं, तो बिना किसी थर्ड पार्टी के, बिना किसी मिडलमैन के हम ईज़िली यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इनोवेशन हब, आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट के बाद सबसे बड़ी क्रांति साबित हो चुकी है, सबसे बड़ी क्रांति, ठीक है? पहले इंटरनेट को बोला जाता था, अब क्या बोलना चाहिए? अब ना, ये ब्लॉकचेन सबसे बड़ा क्रांति माना जा रहा है, हो चुका है। अब थोड़ा-सा कुछ-कुछ टॉप कॉइन का रिटर्न देख लेते हैं, जो आज तक कितना बड़ा रिटर्न दे चुके हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे बिटकॉइन है, 2009 में चालू हुआ, डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, वैल्यू स्टोर और पीयर टू पीयर पेमेंट के उद्देश्य से चालू हुआ था। आज उसके 22 से 25 करोड़ एक्टिव वॉलेट बन चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल यूज़र मतलब वॉलेट ही होते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन ये चीज़ें भी है कि एक इंसान के 2-2 3-3 वॉलेट भी होते हैं। तो 22 से 25 करोड़ इसके एक्टिव वॉलेट हैं। आज तक जो रिटर्न दे चुका है, मतलब आज 2009 से चालू हुआ, तो मोटा-मोटी 15 साल की भी अगर बात करें, 15 साल भी ले लें, तो ये 15 साल में कितना बड़ा रिटर्न दे रहे हैं, आप दे चुका है, आप लोग देख सकते हो। 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ परसेंट से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। सोच सकते हैं आप लोग भी, भई आप उस दिन ₹1 भी 2009 में इन्वेस्ट किए रहते, तो आज आपका कितना बड़ा रिटर्न मिला होता। एक्सआरपी की बात करें, 12 में ही आया। बैंकों और फाइनेंशियल संस्थाओं के लिए बेहद तेज़ और सस्ता क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लेके आया। ठीक है? मतलब इसका जो उद्देश्य था, बैंकों और फाइनेंशियल संस्थाओं के लिए तेज़ और सस्ता क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम लाना इसका उद्देश्य था। 0.5 से 1 करोड़ एक्टिव वैलिड हैं, 18,000% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। इथेरियम की बात करें, 2015 में आया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डैप, डीएफआई और एनएफटी का सबसे बड़ा नेटवर्क, ठीक है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डैप, डीएफआई का सबसे बड़ा नेटवर्क
बनाना इसका उद्देश्य था। 10 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव एड्रेस हैं, वॉलेट हैं। आज 2 लाख परसेंट से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। बाइनेंस की बात करें 2017 में आया। बाइनेंस एक्सचेंज पर फीस डिस्काउंट बीएनबी चेन पर गैस फीस और यूटिलिटी, ठीक है, कम गैस फीस में एक ऐसा एक्सचेंज लाया जहाँ पे मतलब अदर मतलब एक्सचेंजर लेके आया, ठीक है। तो इसके 5 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र या वो एक्टिव वैलेट बोल सकते हैं। 3.5 लाख से ज़्यादा का रिटर्न आज तक दे चुका है बाइनेंस। सोलाना की बात करें 2020 में आया। हाई स्पीड और बेहद कम फीस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेब3 गेम और मीम कॉइन के लिए ये ये इस उद्देश्य से आया था। आज 3 करोड़ से ज़्यादा इसके एक्टिव वॉलेट हैं, एड्रेसेस हैं। 32,000% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म में 3 साल, 5 साल, 10 साल में देखेंगे तो हर कॉइन अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। हर मतलब जो अच्छा कॉइन है, हर कॉइन नहीं बोलूँगा, बट जो अच्छे कॉइन हैं, जो लॉन्ग टर्म का विज़न रखते हैं, वो जो कॉइन है, वो अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं, ठीक है? तो इसीलिए आपको इनको समझना पड़ेगा और वैसे ही बिल्डिंग अ न्यू सिविलाइजेशन। आज हम ओरिजिन एल्जीनेस का पार्ट हैं, बहुत सारे लोग ओरिजिन एल्जीनेस में हैं, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बिल्डिंग अ न्यू सिविलाइजेशन, ओरिजिन का भी हमारा जो उद्देश्य है, ओरिजिन एल्जीनेस का जो उद्देश्य है, एक नई सभ्यता का निर्माण करना है, एक नए फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना। मतलब द वर्ल्ड विल हैव अ सेकंड फाइनेंशियल इकोसिस्टम। दुनिया को एक बहुत बड़ा सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम देने वाला है, ठीक है? तो इसीलिए हमको इसको भी समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसके साथ बने हुए हैं, अच्छा रिटर्न भी ले रहे हैं। हाँ, रेट को लेके थोड़ा ज़रूर मन में शंका है, बट ये रेट से इसको कोई मतलब एक्चुअल में जो गेम है, रेट का गेम नहीं है। यहाँ पे कंपाउंडिंग जो मेन पावर है इसका कंपाउंडिंग है, ठीक है? रेट जो है कंपाउंडिंग करके, जैसे हमने शुरू में इन्वेस्टमेंट में देखा कि कंपाउंडिंग से क्या होगा कि रेट जो भी रहे, आपने अगर हाई रेट में भी खरीदा है, तो थोड़े समय के बाद वो कंपाउंडिंग के माध्यम से आपका प्रॉफिटेबल हो ही जाना है, ठीक है? तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट में हमने सबसे पहले देखा ही था कि रिसर्च किया कि भाई ये अच्छा कॉइन है, उसके बाद हमको पेशेंस रखना है और फिर ये कंपाउंडिंग होके बड़ा रिटर्न हमको मिले, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अनुबी चेन एल्जीनेस फ्यूचर ऑफ वेब थ्री। इथेरियम लेयर वन पावर। अनुबी चेन इज अ पावरफुल इथेरियम लेयर ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन। लेयर वन का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कैपेबिलिटी है, ठीक है? मतलब लेयर वन का ब्लॉकचेन मतलब बहुत ही बढ़िया ब्लॉकचेन बोल सकते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये फर्स्ट प्राइवेसी फ़ोकस पब्लिक ब्लॉकचेन। मतलब प्राइवेसी फ़ोकस बहुत सारे ब्लॉकचेन आए बट वो चल नहीं पाए। तो ये दुनिया की पहली प्राइवेसी फ़ोकस पब्लिक ब्लॉकचेन है। क्योंकि देखो पहले जो आए ना, वो पब्लिक नहीं थे या पब्लिक हुए भी तो वो बैन हो गए। तो इसीलिए दुनिया की पहली प्राइवेसी फ़ोकस पब्लिक ब्लॉकचेन है। दैट ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी का एक्यूरेट कॉम्बिनेशन। मतलब ट्रांसपेरेंसी भी होगी और प्राइवेसी भी होगी। अभी तक जितने ब्लॉकचेन चल रहे थे उनमें सिर्फ ट्रांसपेरेंसी था। प्राइवेसी इसलिए नहीं बोलेंगे, सिक्योर था बट प्राइवेसी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका अगर एड्रेस आपको मिल गया तो आप उसका पूरा कुंडली निकाल सकते हो। तो ये चीजें अनुबी में क्या होगा कि आपको सामने वाले का एड्रेस तो मिलेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं तो आप देख नहीं सकते, तो देख नहीं सकते तो वो 100% प्राइवेसी हुआ ना, ठीक है? तो वैसे ही एलजीनेस इज ए नेटिव लेयर वन कॉइन। एलजीनेस इज नॉट ए स्टैंडर्ड टोकन। ऑन द कंट्री ये अनुबी चेन का नेटिव कॉइन है। अनुबी चेन का नेटिव कॉइन है। In the future, LGNS will burn and convert into stable A, which is a game changer for supply demand balance and long term stability। मतलब आगे चल के देखो, ये नेटिव कॉइन है, आगे चल के क्या होगा, एलजीनेस बर्न होगा, बर्न होके स्टेबल ए बनेगा। ए जो है वो गेम चेंजर है, समझिए बात को। और उसी ए से फिर आप आगे चल के अनुबी कॉइन ले सकते हैं। एक ही स्टेबल कॉइन है, जैसे डाई यूज हो रहा है, यूएसडीटी यूज हो रहा है, वैसे ही आगे चल के ये क्या होगा, पब्लिकली पेमेंट के लिए भी यूज होगा, ठीक है? मैसिव फ्यूचर एडॉप्शन ड्यू टू प्राइवेसी प्लस लेयर वन स्पीड। अनुबी चेन इज सेट द become the primary choice for institutional वेल big tech companies, retail investor and top web3 डेवलपर। यहाँ पे समझने वाली बात है
कि इसकी जो प्राइवेसी है और लेयर 1 का जो स्पीड है अनुभव चेन का, इसकी वजह से आगे चल के बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, बड़ी-बड़ी जो टेक कंपनियाँ हैं, जो बड़े-बड़े रिटेल इन्वेस्टर हैं, टॉप 3 डेवलपर हैं, टॉप वेब 3 का जो बड़े-बड़े वेब 3 के जो डेवलपर हैं, ये लोग इसका जब यूज़ करेंगे, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। अब इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो भाई सप्लाई घटेगा और सप्लाई घटेगा तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ना है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा इसका डिमांड बढ़ेगा तो आज हम जो एलजीनेस रखें भेजने हैं तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करने के 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे बाद होगा। कई बार अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। कैश लेना है तो उसपे लिमिटेशन है। भाई कई बार क्या होता है कि आप बैंक जाते हो, पासबुक नहीं पकड़े हो, चेकबुक नहीं पकड़े हो तो आपको कैश नहीं मिलेगा। भई आपका अकाउंट तो वही है, आप तो वही हो। आपका सारा डिटेल तो बैंक में है ना, तो आपको दे देना चाहिए बट उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आज एक तरीके से देखा जाए तो बैंक बिज़नेस बन गया है, सर्विस देना छोड़ के बैंक सिर्फ़ एक बैंकिंग सिस्टम बिज़नेस बन चुका है, ठीक है? तो इन्हीं सब चीज़ों की वज़ह से इन्हीं सब कमियों देखो, हर बार आप लोग इन चीज़ों को सुने होंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और ये जो प्रॉब्लम है, इससे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया जब बैंकिंग सिस्टम में, तब जाके क्रिप्टो का निर्माण, तब जाके क्रिप्टो बना। ये नहीं कि ये छोटे-छोटे, ये तो बहुत छोटे-छोटे प्रॉब्लम है। इन सबसे भी बड़ा प्रॉब्लम इन्हीं बैंकिंग इंडस्ट्री में हुआ था, जिसकी वजह से एलजी ने आया मतलब सॉरी क्रिप्टो करेंसी आया था, ठीक है? और अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये इतना बड़ा मार्केट पकड़ लिया है कि अब बैंकिंग इकोसिस्टम को भी पीछे छोड़ दे रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो इवोल्यूशन ऑफ पेमेंट सिस्टम, अब समझिए इसको। सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया जिससे प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट मिलता था। उसके बाद गोल्ड सिस्टम आया जिस पे गोल्ड को एक पैसे की तरह समझा गया कि भाई हाँ, गोल्ड के बदले सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। उसका वैल्यू स्टेबल रहता है। उसके बाद पेपर मनी आया क्योंकि गोल्ड में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब हर हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया तब नया इकोसिस्टम बना। आप लोग समझिए इसको, जैसे पहले प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट। मान लो मेरे पास कोई चीज़ है और आपके पास कोई चीज़ है। आपकी चीज़ की मेरे को नीड नहीं है, लेकिन मेरी चीज़ की आपको नीड है। तो भई आपको तो चाहिए लेकिन मैं क्यों दूँ? क्योंकि आप जो दोगे उसको फिर मेरे को किसी से एक्सचेंज करना पड़ेगा और क्या पता जिसको मैं एक्सचेंज करूँ उसको उस प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे जब प्रॉब्लम आए, तो फिर ये गोल्ड वाला सिस्टम आया कि गोल्ड आपको चाहिए, गोल्ड से आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। तो अब गोल्ड आया तो गोल्ड में क्या था कि वो भई अगर छोटी चीज़ों को खरीदना है तो फिर उसको टुकड़े नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा आप कहीं बाहर लेके आ नहीं जा सकते, अगर ज़्यादा रख नहीं सकते, चोरी का बहुत सारी चीज़ों का डर या बहुत सारे दिक्कत तकलीफ आई। अब उसके बाद फिर पेपर मनी आया, पेपर मनी फिर चला, चला, चला फिर वो पेपर फट जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, बहुत सारे यहाँ पे या बाहर आपको भेजना है तो लेके जाना, आना, चोरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आई। अब उसके बाद आया सेंट्रलाइज़ में ये आपका डिजिटल बैंकिंग सिस्टम आया। जिसमें बैंक आए, बैंक ने फिर क्या-क्या लोन देना, पैसे डिपॉज़िट, पैसे विथड्रॉल कि भई आप यहाँ डिपॉज़िट कर दिए, बाहर आपने विथड्रॉल कर लिया। आप यहाँ बैठे हो किसी दूसरे जिले में, राज्य में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको आप ऐसे ही यूँ पैसे भेज दिए। तो ऐसे करके फिर बैंकिंग सिस्टम आया। लेकिन इसमें फिर हमने देखा अभी जो देख रहे थे कि इसमें भी कई सारे अकाउंट फ्रीज का, ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाना, आईटीआर का नोटिस, अकाउंट फ्रीज, ये बहुत सारी चीज़ें अब चल रही थी। और बहुत सारी दिक्कतें जो हुई जिसकी वजह से फिर 2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी आया, ठीक है? तो 2009 से फिर इन सब दिक्कतों की वजह से 2009 के बाद ये क्या हुआ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये क्रिप्टो करेंसी जो आया, उसके बाद से चीज़ें अब बदलनी चालू हो गई। यहाँ पे क्या है डिजिटल वॉलेट, सिक्योर क्योंकि ब्लॉकचेन है तो 100% सिक्योर है। दूसरी चीज़ ग्लोबल पेमेंट कहीं भी आप कर सकते हो।
रियल वर्ल्ड एसेट मतलब स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इवोल्यूशन होता गया और आज ये स्टेबल लेवल पे है। अब ये धीरे-धीरे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना चालू कर दिए हैं और ये जो अभी तक थोड़ा-सा यूज़ कम इसलिए था, जो बड़े-बड़े व्हेल थे, ये कम यूज़ इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये प्राइवेसी नहीं था। ट्रांसपेरेंसी तो था, सिक्योरिटी तो था, बट प्राइवेसी नहीं था। बट अब जो अनूबी का ब्लॉकचेन आ रहा है हमारा, तो अनूबी की ब्लॉकचेन पे प्राइवेसी प्लस सिक्योरिटी प्लस ट्रांसपेरेंसी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो इस पे क्या होगा कि बड़े-बड़े जो वेल हैं, बड़े-बड़े जो रिटेल इन्वेस्टर हैं या जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, ये सारे लोग अब इस पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे और इसको यूज़ भी करेंगे। तो इसका जो ग्रोथ है, जो स्पीड है और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ठीक है? अनूबी फाउंडेशन बैकबोन ऑफ ओरिजिन, ठीक है? अनूबी फाउंडेशन मतलब यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाइनेंस लैब, एनीमोका ब्रांड, मॉर्गन क्रेस्ट, गेट वेंचर्स, दे आर वर्ल्ड बिगेस्ट वेब 3 इन्वेस्टर एंड टेक्निकल टीम। मतलब ये लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े वेब 3 इन्वेस्टर हैं और टेक्निकल टीम है। उन्होंने अनूबी फाउंडेशन पे इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है? इन्वेस्टमेंट इन मोर देन 120 प्लस प्रोजेक्ट, 3.85 बिलियन फंड दे हैव राइट नाउ लीगल परमिट फ्रॉम 12 कंट्री एंड दे हैव 25 मेन लाइसेंस वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस फ्रॉम 2012 से वर्क कर रहे हैं। ऑडिट बाय वर्ल्ड लार्जेस्ट सिक्योरिटी ऑडिटर सर्टिक एंड आर्मोरर्स लैब। मतलब इनके द्वारा ऑडिट किया जा चुका है और इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे, तो इस वजह से ये बहुत स्टेबल है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एलजीएनएस प्रोजेक्ट पर मेरा भरोसा, मुख्य बिंदु, मजबूत रिसर्च और बैकबोन। जैसे अनूबी फाउंडेशन में आपने देखा कि 12 साल की गहरी रिसर्च है और बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। फाइनेंशियल मूवमेंट, ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, सिस्टम की वजह से फिलहाल प्राइस नीचे जाता है, जो मार्केट का स्वाभाविक हिस्सा है। प्राइस नीचे जाते रहेगा, ऊपर जाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ना खत्म होने वाला एलजीएनएस एक मजबूत क्रिप्टो इकोसिस्टम है जो भविष्य में पूरी दुनिया इस्तेमाल करेगी। क्योंकि ये ऐसा ब्लॉकचेन लेके आया है जो हर कोई यूज़ करेगा। ठीक है? बड़ा और यूनिक यूज़ केस, एलजीएनएस सिर्फ एक आम टोकन नहीं है। इसका यूज़ केस बहुत बड़ा है, अनोखा है, पूरी तरह से यूनिक है। डायनामिक एपीवाई सिस्टम एक स्मार्ट डायनामिक एपीवाई सिस्टम है। जैसे-जैसे प्रोजेक्ट पुराना और मैच्योर होगा, एपीवाई कम होगा, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी समझने वाली चीज़ें, देखो स्टार्टिंग में एपीवाई बहुत हाई था, धीरे-धीरे घट रहा है और आगे चल के और भी थोड़ा-थोड़ा, ये नहीं कि एकदम झटके में कम हो जाएगा, बट थोड़ा-थोड़ा कम होगा। क्योंकि देखो प्रोजेक्ट जब मैच्योरिटी की ओर जाता है, मैच्योर होने लगता है, तो उसका जो एपीवाई या आप ऐसा मान लो कि ऑफरिंग वो थोड़ा-थोड़ा कम होते जाता है। हमेशा मिलने वाला रिवॉर्ड और मजबूत फ्लोर। एपीआई कम हो जाए पर कभी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है? ज़ीरो तो नहीं होगा और 1 यूएसडीटी $1 के साथ बंधा गया है, जिससे मिनिमम वैल्यू $1 बनी रहेगी, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को इस पे बहुत अच्छा भरोसा है। अब इस प्रोजेक्ट से पैसा बनाने के 3 बेहतरीन तरीके दिए गए हैं, ठीक है? अब इस प्रोजेक्ट में पैसा बनाने के 3 बेहतरीन तरीके दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, एक बीपीएल योजना दिया है, एपीएल योजना, डाउ कम्युनिटी मेकर। तो थोड़ा समझते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, बीपीएल मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। बीपीएल योजना में समझिए इसको, यह योजना उन लोगों के लिए है जो छोटे निवेश से शुरुआत करके भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। निवेश 10,000 से 20,000 निवेश किए, 4 से 5 साल के आपने छोड़ दिया, रिटर्न सही समय पर किया गया छोटा सा निवेश लॉन्ग टर्म में करोड़ों का रिटर्न दे सकता है। अगर आपने 10-20,000 भी इन्वेस्ट करके कम से कम 4-5 साल के लिए छोड़ दिया, तो बहुत बड़ा मतलब करोड़ों का रिटर्न दे सकता है। दूसरा एपीएल योजना मतलब रेगुलर इनकम प्लस वेल्थ क्रिएशन। पहला वाला हम लोग क्या किए, छोटे इन्वेस्टमेंट किए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए किए, तो वहाँ पे वो बहुत बड़ा रिटर्न देना है, मतलब देना है। उसके बाद दूसरी चीज़ें, दूसरा एपीएल योजना। एपीएल में क्या होगा कि आप रेगुलर इनकम भी चाहिए आपको, मतलब घर चलाने के लिए तुरंत में भी पैसा चाहिए और लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी बनाना है आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे कि भई एक हर महीने एक फिक्स कुछ आपको इनकम भी आता रहे और कुछ अमाउंट आपका बढ़ता भी रहे। तो उसके लिए टारगेट है, जो टारगेट इनकम 25,000 से 1 लाख
मतलब अभी इस पे क्या हुआ, बंधी बंधाई फिक्स्ड इनकम भी चाहते हैं और साथ ही साथ अपना पैसा भी बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो इसमें एसडब्ल्यूपी और एसआईपी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो इस पे क्या होगा, टारगेट इनकम अगर 25,000 से 1 लाख या इससे भी अधिक है हर महीने की कमाई, मंथली कैश फ्लो मिलता रहेगा और लॉन्ग टर्म मतलब एसडब्ल्यूपी क्या होता है थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको। एसडब्ल्यूपी में थोड़ा सा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बड़ा फंड आपने इन्वेस्ट किया और उस पे क्या किया कि हर महीने आप जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसका 40, 50, 60% आप हर महीने विड्रॉल भी लगा रहे हो और 30, 40% जो बच रहा है उसको कंपाउंडिंग के लिए छोड़ रहे हो। तो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन भी होगा और साथ ही साथ आपको रेगुलर इनकम भी देता रहेगा। तो इस तरीके से एपीएल योजना में आप आ सकते हो, जहाँ पे थोड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट करके आप हर महीने रेगुलर इनकम भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ भी बना सकते हो। अब डाउ कम्युनिटी मेकर डेली पैसिव इनकम, अगर आप बड़ी और तेजी से ग्रोथ चाहते हैं और अच्छा कंटिन्यू इन्वेस्ट रिटर्न चाहते हैं तो आपको क्रिप्टो डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। ठीक है, के रूप में काम कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। यहाँ पे V1 से V6 अलग अलग रैंक हैं, रैंक वाइज अलग अलग काम के अकॉर्डिंग 10,000 से लेके 10 लाख तक डेली का भी इनकम आप जनरेट कर सकते हो अगर आप काम करना चाहते हो तो। अदरवाइज बीपीएल में या एपीएल योजना में आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर आपको आपको लगता है कि मेरे पास बड़ा पैसा नहीं है तो आप बीपीएल में जाओ, एक बार इन्वेस्ट कर दो, लंबे समय के लिए छोड़ दो। और अगर थोड़ा ठीक ठाक पैसा है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए, तो आप एपीएल योजना में जाइए और वहां पे क्या करिए, इन्वेस्ट करिए, साथ ही साथ हर महीने प्रॉफिट भी निकालिए और कुछ प्रॉफिट को छोड़ के उसको कंपाउंडिंग होने दीजिए। जैसे सपोज आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, सपोज आपका 1.5 से 2 लाख के आसपास मान लो अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है या 1 लाख रुपए भी प्रॉफिट बन रहा है आपका, ठीक है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट बन रहा है तो आप मान के चलो उस पे से 30 से 40 हजार, 50 हजार आपने निकाल लिया, 30, 40 हजार आपने लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि हर महीने कुछ आपने रेगुलर इनकम भी निकाल लिया, कुछ वेल्थ क्रिएशन के लिए भी छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो आपकी फंडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब कंपैरिजन ऑफ मेजर स्टेबल कॉइन, आपको भी पता है कि टीथर सेंट्रलाइज है, जो यूएसडीटी हम लोग यूज करते हैं, जो डॉलर यूज करते हैं वो सेंट्रलाइज है। ठीक है, टीथर कंपनी द्वारा बनाया गया है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। यूएसडीटी भी सेंट्रलाइज है, लेकिन जो हमारे सिस्टम में जो डाई यूज होता है वो सेमी डिसेंट्रलाइज हाइब्रिड है। ठीक है, मतलब ये डाउ कम्युनिटी द्वारा ही होल्ड फ्रीज या किया जा सकता है, लेकिन जो यूएसडीटी है या यूएसडीसी है वो कंपनी द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें थी और यहाँ तक था आज का हमारा प्रेजेंटेशन। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं, और ऐसे ही आगे ट्रेनिंग हम लोग देते रहेंगे, आप लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। और आप लोग चीज़ों को सीखिए, समझिए और लोगों को भी बताइए कि भाई डेली ट्रेनिंग में आइए, चीज़ों को सीखिए। देखो अगर आप लोग चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएँगे और लोगों को भी नहीं बता पाएँगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रोज़ ट्रेनिंग में आइए, रोज़ चीज़ सीखिए। देखो, एक दिन ट्रेनिंग में आके सारी चीज़ें आप नहीं सीख सकते, लेकिन थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा रोज़ अगर आप आते हो, थोड़ा-थोड़ा करके हर रोज़ कुछ ना कुछ आप सीखते हो, तो ऐसे करते-करते आपका क्या होगा, नॉलेज का लेवल बढ़ेगा और जैसे-जैसे नॉलेज का लेवल बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपका इनकम का ज़रिया बढ़ेगा। रोज़ रोज़ लोगों को प्रेरित करिए कि मॉर्निंग ट्रेनिंग मिस ना करें। 1 घंटा जैसे हमारे शरीर के लिए रोज़ खाना ज़रूरी है, वैसे 1 घंटे का ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं और थोड़ा-सा रेट गिरता है, थोड़ा-सा कुछ चीज़ ऊपर-नीचे होता है, तो एकदम घबरा जाते हैं, फिर आपको फ़ोन पे फ़ोन करने लगते हैं। अरे सर ये हो गया, सर वो हो गया। तो इसीलिए रोज़ लोगों को बुलाइए, चीज़ों को जब समझेंगे, चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे, तो डिपेंडेंसी कम होगी और जब डिपेंडेंसी कम होगी तो खुद से क्या होता है कि आज अगर कोई 10,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चीज़ों को खुद समझेगा, सीखेगा तो आपको 10,000 का आपको उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप 1 लाख करो कि 5 लाख करो। उसकी वो जब चीज़ों को सीख जाएगा तो खुद से वो फंड भी बढ़ा सकता है, बड़ा रिटर्न भी ले सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को रोज़ लोगों को मीटिंग में लेके आना है, लोगों को बताना है कि ट्रेनिंग का पर्पज़ क्या है, ट्रेनिंग का महत्व क्या है, तब जाके लोग आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे पाओगे।
और ये जो एंटायर इकोसिस्टम है, ये है ही मतलब बना इसलिए है कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके, लोगों को अच्छा पैसा बना सके, मतलब लोग अच्छा पैसा बना सकें यहाँ से। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज की ट्रेनिंग हमारी यहीं तक है। आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा, इतने ध्यान से मुझे सुना। उम्मीद करता हूँ मैं कुछ वैल्यू आप लोगों की लाइफ में ऐड कर पाया हूँ, चीज़ों को समझा सिखा पाया हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और इंटायर रॉयल टीम को और इंटायर जितने भी लोग हैं हमारे साथ आज बने हुए, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए टॉपिक, नए ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ओरिजिन, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। एंड आज की मीटिंग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।